नमस्कार साथियों, करियर सारथी के ऑनलाइन शैक्षिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी, आप सभी को राधे राधे। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास पढ़ी होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उससे महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिसमें से कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम आगे क्लास संचालित नहीं कर पाए थे और बीच में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई थी, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग गया। उसके लिए आपके सामने मैं मतलब ये कह रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे हम फिर से क्लास अपनी आज कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों के लिए आगे उससे आगे जो भी क्लास 1920 के अधिवेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो शायद 1919 तक पढ़ा था, 1920 से हम लोग आज अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1920 के अधिवेशन से आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके अधिवेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसमें उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और उसके बाद में पहला जो अधिवेशन हुआ वो मुंबई में हुआ, मतलब उस समय के बंबई में हुआ। और उसके बाद में वो अधिवेशन लगातार प्रतिवर्ष चलता रहा। उसके बाद में हम लोगों ने 1919 तक पढ़ लिया था, तो 1920 से हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं अधिवेशन 1920। 1920 यहां पहले लिखेंगे सन, तो ये सन हो जाएगा 1920 और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे इसके थोड़ा सा इसी के सामने करते हैं। अध्यक्ष हैं इसके, जो 1920 का अधिवेशन हुआ वो इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। अगर इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें कि इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इससे संबंधित तथ्य, तो तथ्य की बात करें तो तथ्य इसमें हो जाएंगे। सबसे पहले जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव व अनुमोदन गांधी जी को सौंपा गया। प्रस्ताव व अनुमोदन गांधी जी को सौंपा गया। पहला पॉइंट हो गया ये, गांधी जी को सौंपा गया। उसके बाद में अगर हम 1920 के इस अधिवेशन की बात करें, दूसरा पॉइंट जो है तो वो इसमें की याद करेंगे, ये यूपीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है कि देशी रियासतों के लिए नीति घोषित की गई। इसी में देशी रियासतों के लिए नीति घोषित की गई। उसके बाद में इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज हुआ वो यह हुआ कि कांग्रेस का जो अपना संविधान था उसमें संशोधन किया गया। कांग्रेस के संविधान में संशोधन कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। तो ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए था। 1920 का जो अधिवेशन हुआ ये हुआ कहां था, ये हुआ था, अगर हम यहाँ स्थान भी लिख दें आपके लिए इसी के साथ, तो स्थान हम लिख सकते हैं। स्थान इसका था नागपुर। कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं एक 1920 में ही, 1920 में नागपुर अधिवेशन के बाद में एक अधिवेशन विशेष सत्र का बुलाया गया जो कलकत्ता में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? कलकत्ता में। तो ये कहां आयोजित किया गया? कलकत्ता में आयोजित किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, इसके अध्यक्ष थे। अगर हम इसकी तथ्य की बात करें तो इसमें जो तथ्य हो जाएंगे वो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट में लिख दें तो हम लिख सकते हैं विशेष अधिवेशन। ये वो कैसे हुआ था? ये क्योंकि 1920 में एक बार नागपुर में हो चुका था, तो उसके बाद में फिर से विशेष अधिवेशन बुलाया गया। 1920 में ही फिर से विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हुआ उसमें लाला लाजपत राय ने, जो कांग्रेस की स्थापना हुई है उसमें
इन्होंने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा कि ये जो कांग्रेस है, यानी कांग्रेस की जो स्थापना डफरिन के काल में की थी, ह्यूम ने, ये क्या है, ये डफरिन के दिमाग की उपज है, यानी कि ये क्या है, डफरिन्स ब्रेन चाइल्ड है। तो ये क्या है, ये डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, मस्तिष्क शिशु, इसको क्या कहा, डफरिन का मस्तिष्क शिशु कहा। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, तो ऊपर ही हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1922 का अधिवेशन है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो भी बिहार के पेपर देते हैं, तो बिहार का तो पहला अधिवेशन तो आप लोगों को मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, लेकिन जो दूसरा अधिवेशन हुआ जो बिहार में आयोजित हुआ, वो 1922 का अधिवेशन हुआ, यानी 1912 के 10 साल बाद। ठीक है, 1912 के 10 साल बाद में अधिवेशन हुआ, और वो कहां पे हुआ, वो हुआ गया में। कहां हुआ, 1922। अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान ये कहां आयोजित किया गया, ये गया में आयोजित किया गया। गया कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो बनाए गए, वो अध्यक्ष बनाए गए सीआर दास, यानी कौन अध्यक्ष थे, सीआर दास इसके अध्यक्ष थे। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगर एक पहला तथ्य मान लें हम, तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, और इसमें क्या किया गया, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे, यानी एटक, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी एटक का स्वागत किया गया, एटक बनाने का इसमें स्वागत किया गया। ठीक है, ये दो पॉइंट इसमें है 1922 में। उसके बाद में उसके आगे अगर हम चलते हैं, तो उसके आगे हमारा जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो है 1923 का अधिवेशन। वो भी 1923 में एक अधिवेशन हो चुका था, दूसरी बार जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ वो 1923 का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और यह कहां हुआ, दिल्ली में हुआ, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। और इसमें अध्यक्ष कौन था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य है तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये भारतीय राष्ट्रीय मौलाना अबुल कलाम आजाद जो दिल्ली के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए, ये 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जो कांग्रेस के अधिवेशनों के जो अध्यक्ष हुए हैं उनमें से सबसे युवा अध्यक्ष हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कौन हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो हो जाएगा सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष। कितने वर्ष किया हुए, 35 वर्ष। ठीक है, आप लोग इतना नोट करिए, सबसे युवा अध्यक्ष 35 वर्ष की आयु में। और इसी में दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो स्वदेशी और स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, स्वदेशी और स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगर इसके आगे चलें तो इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1924 का अधिवेशन। इतने सारे अधिवेशन हुए जिसमें गांधी जी केवल 1924 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कहां हुआ था साथियों, वो हुआ था बेलगाम कर्नाटका में, यानी कि सन जो हो जाएगा 1924। स्थान कहां हुआ था, बेलगांव, कहां हुआ था, बेलगांव कहां हुआ था, कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक। इसके अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी, इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। और इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज हुआ था, अगर इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो इसमें क्या होता कि मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, इसमें मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में कब हुई थी, 1916 के अधिवेशन में, जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। उसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हो गया था। लेकिन मुस्लिम लीग 1924 का जो अधिवेशन हुआ गांधी जी के नेतृत्व में,
वो मुस्लिम लीग इसमें अलग हो गई। और अगर हम दूसरे तथ्य की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बनाए गए, गांधी जी अध्यक्ष बने, तो इसमें ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके आगे अगर हम चलते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। उसके बाद में 1924 के बाद में महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ 1925 का, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित किया गया, जिसमें सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया। और सरोजिनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला है जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो कब बनाया गया इनको? 1925। 1924 के बाद में इंपॉर्टेंट है 1925। ये कहां पे हुआ? कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ये हुआ कानपुर में। इसमें अध्यक्ष बनाई गई जो वो थी, अध्यक्ष कौन बनाई गई? वो जाएंगी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू इसमें अध्यक्ष बनाई गई। अगर इसकी महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है? हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 1925 के जो कानपुर अधिवेशन के अगर तथ्य की बात करें, दूसरा तथ्य है, तो दूसरा तथ्य हो जाएगा इसमें कि इसमें स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। स्वराज का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? कब प्रस्तुत किया था? हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने का प्रस्ताव हसरत मोहानी ने क्या किया? प्रस्तुत किया। हसरत मोहानी ने प्रस्तुत किया, लेकिन ये पास नहीं हो सका। ठीक है, स्वराज का प्रस्ताव सबसे पहली बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? तो सबसे पहली बार 1925 के कानपुर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, हसरत मोहानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो पाया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज, ठीक है, का प्रस्ताव या मांग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हसरत मोहानी प्रस्तुत किया, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं हो पाया। अगर इसके बाद में हम तीसरे तथ्य की बात करें तो इसमें तीसरा तथ्य जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो हमारा झंडा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये जो हमारा झंडा गीत है इसको गाया गया पहली बार। ठीक है, अगर हम बात करें झंडा गीत को, तो झंडा गीत हमारा कौन सा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं आप लोग, समझिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा। ठीक है, को क्या किया गया? पहली बार गाया गया। किसने गाया था इसको? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने, श्यामलाल गुप्ता। ठीक, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने गाया था इसको। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है 1926 का अधिवेशन है, जो कहां पे हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। कहां पड़ता है? गुवाहाटी, असम में। 1926 का अधिवेशन, 1926 का जो अधिवेशन हुआ 1926 का जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ? गुवाहाटी में हुआ। 1926 का अधिवेशन जो हुआ वो गुवाहाटी में हुआ, गुवाहाटी में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आयंगर अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? आयंगर अध्यक्ष थे। अगर इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि जो कांग्रेस के लोग थे उनको खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। क्या किया गया? खादी पहनना अनिवार्य, खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे 1927 का अधिवेशन है मद्रास का। 1927 का अधिवेशन है जो कहां पे हुआ? मद्रास में हुआ। ठीक है,
इसके अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी, एम ए अंसारी। और अगर इसका हम इसमें महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, 1927 का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ, इसमें क्या किया कि जो नारा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा इसमें प्रस्तुत किया गया। ठीक है, साइमन गो बैक को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। साइमन गो बैक प्रस्तुत, इसी अधिवेशन में साइमन गो बैक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए, 1927 साइमन गो बैक प्रस्तुत किया गया। और इसमें दूसरा तथ्य हो जाएगा कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता, स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया। पूर्ण स्वाधीनता को लक्ष्य घोषित किया गया, लक्ष्य घोषित। आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता को लक्ष्य घोषित किया गया। उसके बाद में चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1929 का अधिवेशन, जो कहां पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर में हुआ, रावी नदी के तट पर। और इसमें 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1929 कहां हुआ था? लाहौर में हुआ, लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है। और अध्यक्ष इसकी कौन थे? पंडित जेएल नेहरू, पंडित जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। और इसमें हम इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य कई हैं। पहला तो है कि 26 जनवरी को, 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, मनाया गया। 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद में अगर इसके दूसरे तथ्य की बात करें तो दूसरा तथ्य हो जाएगा इसका कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत। क्योंकि एक बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1925 में प्रस्तुत किया गया था हसरत मोहानी द्वारा, लेकिन वो पास नहीं हो सका था। उसके बाद में 1929 में फिर से प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, इसमें प्रस्तुत किया गया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद में अगर हम और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें इसके, तो एक तथ्य आपके लिए यहां लिख देता हूं, तीसरा इसी का इंपॉर्टेंट है। इसी का तीसरा तथ्य हो जाएगा कि जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय, सविनय यानी विनय के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कब शुरू किया गया था? ये 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930। यानी इसको क्या किया गया? इसका प्रस्ताव भी इसी में पास किया गया। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपके लिए है 1931 का अधिवेशन, जो कहां हुआ? कराची में हुआ। यह भी अब पाकिस्तान में स्थित एक शहर है। 1931 कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1900 कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये कहां हुआ था? ये हुआ था कराची में, कराची पाकिस्तान में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल अध्यक्ष थे इसके। और अगर इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा यह हो जाएगा कि कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को शामिल किया। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट को अपने अधिवेशनों में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकार को शामिल किया, मौलिक अधिकार को शामिल किया, मौलिक अधिकार को शामिल किया।
पहला पॉइंट हो गया। और इसमें अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा कि इसमें मौलिक अधिकार को शामिल किया, जिसका जो प्रस्ताव बनाया वो किसने बनाया था, इसका प्रस्ताव किसने बनाया था। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि जो कांग्रेस ने मौलिक अधिकार को शामिल किया था कराची अधिवेशन में, उसका प्रस्ताव किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, पंडित नेहरू ने बनाया था। पंडित नेहरू ने बनाया था। ठीक है, पंडित नेहरू ने बनाया था। इसमें गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था कराची अधिवेशन 1931 में कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा। इससे साथियों एक चीज सिद्ध होती है कि कोई व्यक्ति अगर मतलब इस समय संसार में जीवित है तो वो व्यक्ति तो मर सकता है, लेकिन उसके दिए गए विचार, उसके द्वारा किए गए सत्कार्य वो कभी खत्म नहीं हो सकते। इसी को अगर हम अपना मोटो बनाए तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने बात कही थी कि तो गांधी तो मर सकता है, लेकिन जो गांधीवाद है, अहिंसा पे चलना और सत्य हमेशा बोलना, यानी उनके जो विचार थे ये विचार हमेशा अमर रहेंगे और गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो हम इसमें कह सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण नारा दिया गया कि गांधी तो मर सकता है और गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी तो मर सकता है पर गांधीवाद गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक, आप लोग नोट करते चलिए। अगर हम इसमें तीसरा पॉइंट की बात करें तो इसमें तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको इसी में स्वीकृति मिली थी। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति, गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति, इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली, गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली। ठीक है, इसके बाद में बस 2-3 अधिवेशन और इंपॉर्टेंट है। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1936, इसके बाद इंपॉर्टेंट है 1936 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कहां हुई थी, पंडित नेहरू ने अध्यक्षता की थी और कहां की थी, लखनऊ में। 1936, 1936, ठीक है। 1936 का अधिवेशन जो हुआ वो कहां हुआ, वो हुआ 1936। अगर ये हुआ कहां पे, स्थान क्या था, वो था लखनऊ। कहां हुआ, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू एक बार फिर से अध्यक्ष बने और पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बने। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात की गई इसमें, पंडित नेहरू ने कहा कि हाँ मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद स्थापित करना है। तो यानी कि इन्होंने एक पॉइंट ये कहा, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि इन्होंने कहा, पंडित नेहरू ने, कि हाँ मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं, समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य, और मेरा लक्ष्य समाजवाद को स्थापित करना है, समाजवाद को स्थापित करना है, स्थापित करना है। ठीक है, हमारा लक्ष्य समाजवाद को स्थापित करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह बात हुई थी। उसके बाद में 1937 का फैजपुर अधिवेशन, 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो हुआ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आशा है। तो 1937 का अधिवेशन जो हुआ वो फैजपुर में हुआ, जो कहां पड़ता है, फैजपुर बंगाल में। इसके अधिवेशन जो हुआ तो इसकी अध्यक्षता एक बार फिर से पंडित नेहरू ने की, लगातार दूसरी बार की। कब की थी, 1937, 36 हमने पढ़ लिया। 1937 में ये कहां हुआ था, फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहां पड़ता है साथियों, फैजपुर पड़ता है बंगाल में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, फिर से पंडित नेहरू को फिर से अध्यक्षता मिली, पंडित नेहरू को अध्यक्षता मिली। और इसमें जो महत्वपूर्ण एक पॉइंट बनता है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन, अभी तक ज्यादातर शहरों में हुआ करता था, लेकिन 1937 में जो कहां पे हुआ, फैजपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। और यह पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ। ठीक है, पहली बार अधिवेशन गांव में हुआ। इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहली बार अधिवेशन गांव में हुआ।
पहली बार अधिवेशन गांव में हुआ, गांव में हुआ। इसमें यह पॉइंट बनता है, यानी लगातार 2 बार अध्यक्ष बने। उसके बाद में 1938 का अधिवेशन है 1938 का अधिवेशन है जब सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। 1938 हुआ। 1938 कहां पे हुआ? ये हरिपुरा में हुआ। कहां हुआ? 1938 हरिपुरा। ये पड़ता है गुजरात में और ये पड़ता है बंगाल में। ये भी आप ध्यान देते चलिए। हरिपुरा में हुआ। जब इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए। और इसमें अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। इसमें क्या किया गया? राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। अगर राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन था, अगर इसका अध्यक्ष की बात करें, यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि जो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो पंडित नेहरू ने की थी। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए। और उसके बाद में अगर इसमें दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसमें झंडा गीत जो हमारा झंडा गीत 1925 के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था, उसको इस अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन में स्वीकृति मिल गई। यानी झंडा गीत को स्वीकृति मिली। झंडा गीत स्वीकृत हो गया। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें थे। अगर हम और आगे चले तो 1939 का अधिवेशन हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अभी तक जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था वो कभी मतलब इलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए कि उसका अध्यक्ष कौन बनेगा। एक आम सहमति होती थी, मतलब उस तरह का कोई कभी डिस्प्यूट नहीं होता था। लेकिन एक बार 1907 का जब सूरत अधिवेशन हुआ था, जब रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस समय इस बात के लेकर के मतभेद हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में, मतलब अध्यक्ष को लेकर के। वो लोग लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे और जो नरम दल वाले थे वो रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे। तो रास बिहारी को ही बाद में अंततः बनाया गया था। जैसे क्या हुआ था कि 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई थी। तो उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में इंपॉर्टेंट है 1939 जो इसका अधिवेशन हुआ वो हुआ कहां पे? त्रिपुरी में हुआ। कहां हुआ? त्रिपुरी। इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। त्रिपुरी कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है त्रिपुरी। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसके अध्यक्ष गांधी जी का मन था कि पट्टाभ सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जो उस समय एक्सट्रीमिस्ट थे यानी कि गरम दल वाले थे, वो लोग चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि 1928 के बाद में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों लोग बहुत तेजी से उभर रहे थे अपने विचारों के कारण और अपने प्रतिभा के कारण, अपने कौशल के कारण लोगों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे थे, पॉपुलर होते जा रहे थे। तो ये लोग इनको अपना नेतृत्व सौंपना चाहते थे। इसलिए गांधी जी में और गरम पद्धियों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। और पहली बार कांग्रेस के इतिहास में पहली बार 1939 में क्या किया गया कि इलेक्शन हो गया और सुभाष चंद्र बोस में और पट्टाभ सीतारमैया में मतदान किया गया। मतलब इलेक्शन हुआ कि कौन चुना जाएगा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की विजयी हो गई और सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए तो इनको फिर से अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष कौन बने? दोबारा सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनाए गए। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें तो नहीं हुई, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट ये बात हुआ कि चूंकि ये मतलब समझ लीजिए कि अप्रत्यक्ष तौर पर ही, अगर प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ही गांधी जी की कहीं ना कहीं ये हार थी, क्योंकि उन्होंने अपने कैंडिडेट पट्टाभ सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने इलेक्शन में खड़ा किया था, लेकिन वो हार गए। तो गांधी जी इससे बहुत ज्यादा मतलब विचलित हो गए। उनको बहुत दुख हुआ कि मतलब हमारी इतना भी अब साख नहीं बची है कि हम अपना अध्यक्ष भी बना सकें। इस बात को लेकर के सुभाष चंद्र बोस को मतलब भी बहुत आघात लगा कि इस तरह अध्यक्ष पद लेना भी ठीक नहीं है। गांधी जी जैसे महान व्यक्तित्व जो देश के लिए इतना समर्पित हैं, अगर उनके मन को दुखी करके अध्यक्ष बनना भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो आदमी 1920-21 में जब भारत में आईसीएस की परीक्षा मतलब नहीं आयोजित करवाई जाती थी, उसने परीक्षा उत्तीर्ण करके जब उस समय जो मतलब 3 देश में परीक्षा होती थी, इंग्लैंड, वेल्स और इंडिया में, उस समय उन्होंने मतलब जो उसमें आईएएस की परीक्षा में 4th रैंक
अर्जित किया था। 1921 में उन्होंने अपने आईसीएस की नौकरी को छोड़ दिया, तो इस कांग्रेस के अध्यक्ष पद को उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, और उन्होंने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने इस अध्यक्ष पद को त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद में तो इनके त्यागपत्र के बाद में अध्यक्ष कौन बनाया गया, ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्यागपत्र के बाद कौन अध्यक्ष बना, तो ये अध्यक्ष इसके बने राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। और 1939 में ही एक और महत्वपूर्ण चीज हुई, 1939 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई, जो क्या हुई कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाने के बाद इसमें क्या हुआ कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने अपना एक अलग ब्लॉक बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ठीक है। तो ये इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट, बस एक दो अधिवेशन और इंपॉर्टेंट बचे हैं, वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। इससे बाहर अधिवेशन से संबंधित इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। बस ये है कि कुछ चीजें अगर हम नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, उसको भी नोट करते रहिएगा। उसके बाद में एक अधिवेशन हुआ 1940 में। 1940 में जो अधिवेशन हुआ, ये रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। कहा हुआ, रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, फिर से अबुल कलाम आजाद बनाए गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात हुई, वो इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव इसी में प्रस्तुत किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगर हम बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, वो प्रस्तुत किसने, मतलब बनाया किसने था, का प्रस्ताव का निर्माण किसने किया था, का प्रस्ताव किसने बनाया था, तो अबुल कलाम आजाद ने ही बनाया था। अबुल कलाम आजाद ने इनका ये बनाया था। उसके बाद में साथियों 1940 के बाद में 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और लॉर्ड लिलिथगो उस समय वायसराय था। उसने भारतीयों को बिना बताए, ठीक है, भारतीयों को मतलब ये घोषित कर दिया कि भारतीय भी जाके विश्व युद्ध में सम्मिलित होंगे, लेकिन भारतीयों को बताया नहीं गया था। तो भारतीय बहुत लोग इस बात के लिए नाराज हो गए कि हम लोगों को बिना बताए क्यों विश्व युद्ध में शामिल किया जा रहा है, अपनी नीतियों को जबरदस्ती थोप रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसके बाद में 1945 तक अधिवेशन नहीं हुआ और 1945 के बाद में अधिवेशन हुआ 1946 में। तो इसलिए अगर हम एक बात यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं कि 1940 में अधिवेशन के अध्यक्ष बने अबुल कलाम आजाद, तो अबुल कलाम चूंकि अध्यक्ष बन गए, उसके बाद में अधिवेशन हुआ नहीं, तो अगर उसके बाद में अधिवेशन नहीं हुआ तो लगातार यही अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि जब नया अधिवेशन हुआ नहीं तो नया अध्यक्ष बना नहीं। तो इसलिए अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। यह भी क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि एक पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि सबसे लंबे अवधि तक के अध्यक्ष, सबसे लंबे अवधि तक के अध्यक्ष कौन है, के अबुल कलाम आजाद। इनकी पत्रिका है इंडिया विल्स फ्रीडम। अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम। ठीक, तो अब दो अधिवेशन इंपॉर्टेंट और बचे हैं। दो है एक है 1946 और एक 1948। 47 में अधिवेशन नहीं हुआ था क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली, तो उस वर्ष अधिवेशन नहीं हुआ था। 1946 यानी 41 से 45 हुआ नहीं, तो 1946 में जो अध्यक्ष हुआ, जो इसका अधिवेशन हुआ, ये हुआ मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में वो हुआ। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो बनाए गए जेबी कृपलानी। कौन अध्यक्ष बनाए गए, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनाए गए। अगर हम इसके तथ्य की बात करें तो उसके बाद में 1946 में जो मेरठ में अधिवेशन हुआ, तो यही जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस समय अगर अध्यक्ष की बात करें तो यही हमारे अध्यक्ष थे। तो ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता कब हुई थी, 15 अगस्त
1947 को हमारा देश आजाद, स्वतंत्रता के समय के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष हमारे कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इनकी एक पत्रिका भी है साथियों, वो इनकी पत्रिका कौन सी है? इनकी पत्रिका है जन्मभूमि, यानी, और इसमें एक इंपॉर्टेंट है पत्रिका, तो यहां लिख देंगे, इसी में अगस्त प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत, इसी में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और अगर हम जेबी कृपलानी की पत्रिका की बात करें तो उनकी पत्रिका है, अंग्रेजी में निकलती थी, जन्मभूमि। किस भाषा में? अंग्रेजी पत्रिका थी, अंग्रेजी पत्रिका थी जन्मभूमि। उसके बाद में एक अधिवेशन और बचता है, अगर इसके आगे हम एक और तथ्य की बात करें, जिस प्रकार 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्ष पद से त्यागपत्र के बाद में राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसमें भी जेबी कृपलानी ने भी बाद में नवंबर 1947 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसमें भी त्यागपत्र के बाद में राजेंद्र प्रसाद को फिर से एक बार अध्यक्ष बनाया गया। यानी जेबी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कृपलानी के अध्यक्ष के बाद, कृपलानी के अध्यक्ष त्यागपत्र के बाद अध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद में हम लोग अपना अंतिम अधिवेशन कांग्रेस का यह हुआ 1948 में। 1948 में ये कहां हुआ? ये हुआ जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के सामने इलेक्शन हार गए थे, गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभ सीतारमैया, वो इस बार कांग्रेस के जो 1948 का जयपुर अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष बनाए गए पट्टाभ सीतारमैया। कौन बनाए गए? पट्टाभ सीतारमैया। पट्टाभ सीतारमैया इसके अध्यक्ष बनाए गए। अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें ये बात कर सकते हैं कि भारत हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का होने वाला ये पहला अधिवेशन है। ये कौन सा जाएगा? स्वतंत्रता के बाद का अधिवेशन, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन ये था। ठीक है, तो आप लोगों ने, आशा है कि ये सब नोट कर लिया होगा। इसके बाद में अगर, चूंकि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत सब चीज प्रस्तुत किया जा चुका था, पहली बार गाया जा चुका था। राष्ट्र जो गान है वो गाया गया कब? राष्ट्रगान गाया गया, नेशनल एंथम कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन जो राष्ट्रगीत है वो कब गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ अधिवेशन का प्रारंभ और शुरुआत, राष्ट्रगान व गीत व राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत के साथ से प्रारंभ व अंत, इस अधिवेशन का हुआ। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा हम 5 मिनट और आप लोगों को समझ लेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग चलते हैं कांग्रेस के संबंध में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कथन कहे गए हैं, जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कहे जाते हैं। ये भी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन के साथ साथ आप इसको यहीं पर मतलब पढ़ाई कर सकते हैं इसके बारे में, कि जो अलग अलग तथ्य हैं वो क्या है। तो अगर हम तथ्य की बात करें तो सबसे पहली बार अगर हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो लॉर्ड डफरिन अध्यक्ष था, तो लॉर्ड डफरिन का पहला कथन है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था, डफरिन का कथन है, हम करते हैं क्या हेडिंग डाल सकते हैं? महत्वपूर्ण कथन। हम लोग इसका हेडिंग डाल सकते हैं महत्वपूर्ण कथन। महत्वपूर्ण कथन।
कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। ठीक, पहला कथन हो जाएगा, अगर हम बात करें डफरिन का, तो डफरिन का कथन है, डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो संभ्रांत लोगों की एक संस्था है। इनका कथन है कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों की संस्था है। कांग्रेस संभ्रांत लोगों की संस्था है, यानी इनका मतलब हुआ कि जो कांग्रेस है वो ग्रामीणों की संस्था नहीं, क्योंकि आपने अभी पूरे अधिवेशन हमने पढ़ाए हैं तो आपने एक चीज को गौर किया होगा, हमने बताया कि जो 1937 का अधिवेशन हुआ फैजपुर वाला बंगाल में, वो पहली बार गांव में हुआ। इसका मतलब कि जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वो ज्यादातर सब शहरों में हुए, नगरों में हुए, यानी कि ग्रामीण जनता ज्यादा कांग्रेस से उस समय जुड़ नहीं पा रही थी। अगर हम बात करें कि लोगों से जुड़ाव की, तो मतलब किसानों को भी उस तरह नहीं जोड़ा जा रहा था। 1919 के अधिवेशन में पहली बार जोड़ा गया था किसानों के बारे में। तो ये डफरिन का कथन है कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों की संस्था है, ये पहली बात हो गई। अगर दूसरे कथन की बात करें, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से 1905 है, तो इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसने भी बंगाल विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, लड़खड़ा रही है, और मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में सहयोग करना चाहता हूं। ये लॉर्ड कर्जन का कथन है कि अब सोचिए, इस तरह के कथन उस समय के जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे वो लोग दे रहे थे कि कांग्रेस से उनको बाद में इतनी समस्याएं होने लगी, क्योंकि विचारों का क्या हो गया, विचारों को एक मंच प्रदान हो गया और भारतीय अपनी मांग को प्रस्तुत करने लगे, पत्रिकाओं के माध्यम से जनसमूह के द्वारा प्रस्तुत करने लगे। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग करना चाहता हूं, सहयोग करना चाहता हूं। उसके बाद में तीसरा कथन है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कथन है, जो भी परीक्षाओं में आपकी लगातार बराबर पूछे जाते हैं, वो आपको हम सारा बता रहे हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अश्विनी कुमार दत्त। इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो 3 दिनों का तमाशा है। इन्होंने कहा था कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है, क्योंकि ये 3 दिन चलता था लगभग, तो 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस का अधिवेशन क्या है, 3 दिनों का तमाशा है। ये कौन कहता था, अश्विनी कुमार दत्त का कथन था। उसके बाद में एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं बिपिन चंद्रा हैं। तो बिपिन चंद्रा का एक महत्वपूर्ण कथन है कि बिपिन चंद्रा का जो कथन है वो ये है कि बिपिन चंद्र पाल का कथन है कि कांग्रेस क्या है, एक याचना करने वाली संस्था है। क्योंकि कांग्रेस उस समय नरम पंथियों के ज्यादा प्रभाव में था, तो कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा उग्र तरीके से अपनी बात को कांग्रेस यानी ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं रख पा रहे थे। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में बिपिन चंद्र पाल हमारे बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस क्या है, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है, याचना करने वाली संस्था है। ठीक है, आप लोग सारे तथ्य को नोट कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण और बस एक और अंतिम बताएंगे, एक हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है,
तो ये कांग्रेस के कथन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है साथियों, तो हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और कांग्रेस के अधिवेशन और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने आपको पूरी जानकारी कोशिश की अच्छे से देने की, तो हमारे फीडबैक जरूर दीजिए और करियर सारथी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।